से अर्थ का डिस्टेंस क्या है, लाइफ में मेरी क्या सिग्निफिकेंस है, आपके पेरेंट्स की लाइफ में आपकी क्या सिग्निफिकेंस है, वो सिर्फ वही जानते हैं, है ना, जब हमें पता होता है कि हाँ माई मॉम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ। ओशन वाटर लिया, एक आपने टैप वाटर लिया किचन से, एक आपने वॉशरूम से भर लिया, एक गंदे से गंदे नाली से पानी ले लिया, है ना। सो अब आपको क्या लगता है, वहां पर जो पानी आपने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से उठाया है, क्या उसका फॉर्मूला डिफरेंट है? चाहे आप हर सर की क्लास अटेंड कर रहे हो, चाहे आप अपने ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो, रहोगे तो आप वही इंसान ना, आपका वेट भी वही रहेगा, कंडीशंस डिफरेंट है। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमनदीप, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड वेलकम है आप सबका हमारे सेकंड सेशन में, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। बट मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज के लेक्चर के लिए, क्योंकि जो आज की क्लास में चीज़ें करने वाले हैं ना, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ टाइम काम आने वाली हैं। मजाक नहीं कर रही, सच में। मैंने बताया भी था लास्ट सेशन में, जिन्होंने मेरा लास्ट सेशन देखा हुआ है उनको पता है कि ये चीज़ें जो भी हम कर रहे हैं इस चैप्टर में या करेंगे, वो ये इसीलिए फर्स्ट चैप्टर में है क्योंकि वो आने वाले सारे चैप्टर्स में यूज होने वाली हैं, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री। फिजिक्स क्यों बोला, समझ में आ जाएंगी, क्योंकि वो टॉपिक आपका फिजिक्स के लेक्चर में भी है। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले एक स्लाइड शेयर कर देती हूँ। इसमें मैंने टेलीग्राम लिंक मेंशन करा है। उसकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में जो भी हम पढ़ाते हैं, चाहे मैं पढ़ा रही हूँ, चाहे हर्ष सर पढ़ा रहे हैं, चाहे अनुपम सर पढ़ा रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको लेक्चर्स के रिक्वायरमेंट है या लेक्चर्स के रिगार्डिंग है, या आपको कोई डीपीपी चाहिए, या आपको कोई माइंड मैप चाहिए, तो सारी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी आपको रिक्वायर्ड है, एवरीथिंग इज इन आवर टेलीग्राम चैनल। तो जल्दी से ज्वाइन कर लो एंड लाइक कर दो हमारी क्लास को। एंड जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज उसे देख लेना, क्योंकि आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। बट आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं वो मैंने पीछे मेंशन कर दिए हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या टॉपिक है। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स, साइंटिफिक नोटेशंस, सिग्निफिकेंट फिगर्स, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस एंड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। कुछ चीज़ें तो पढ़ी भी होंगी ना 9th क्लास में। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये चीज़ें आप 9th क्लास में करते आ रहे हो। बट जो ये क्लासेस में हम कर रहे हैं ना, तो हम वो नहीं बोलेंगे कि ये तो आपने करा हुआ है प्रीवियस क्लास में, क्योंकि कुछ ने तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया होगा ना, बिल्कुल मज़े करे होंगे। अब 11 में आके सीरियस हुए हो कि हाँ हमें जी जेई क्रैक करना है, बट उसके लिए हमारा बेस काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम बेस स्ट्रांग करेंगे, ठीक है। उससे पहले अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या करा था लास्ट क्लास में, कैन यू गिव मी द रीकैप? मैं भी दूंगी, आपको भी देना है। अगर मैं बात करूं लास्ट क्लास की, देखो आज मेरी फिंगर पे ना चोट लगी है, तो मैं थोड़ा ऐसा वैसा ही लिखूंगी। बी विद मी। हमने करा था इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, ये हमने करा था अपनी लास्ट क्लास में। मैंने ये क्यों नहीं लिख के रखे, क्योंकि आई वॉन्टेड यू गाइज टू गिव मी ए रीकैप के क्या करा था। हमने करी थी इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, कि कैसे ये केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में काम आती है, चाहे वो ब्रेन की फंक्शनिंग में है, चाहे वो हमारे लिए यूज हो रही है एग्रीकल्चर में, चाहे मेडिसिन की फॉर्म में, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। और इसके अलावा हमने मैटर की क्लासिफिकेशन करी थी कि मैटर कैसे मैटर बनी हुई है, किस तरह इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फिर मैटर की मेजरमेंट कैसे होगी, हमारे पास मैटर की मेजरमेंट कैसे होने वाली है। एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, दैट इज इंपॉर्टेंट। उस लेक्चर में एसआई यूनिट्स ही इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। एसआई यूनिट्स के बाद हमने देखा कि 7 तो हमारे पास बेसिक यूनिट्स है, बट उनके अलावा भी कुछ यूनिट्स हैं जिनके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए, जैसे टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी। वो सब हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया है। तो आज का टॉपिक जो पहला है, अगर आपको याद हो मैंने अभी स्लाइड दिखाई थी, दैट इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ये कैसे होता है भाई? अब सपोज करो एक बहुत ही परफेक्ट मशीन है, वेइंग मशीन, उस पर मेरा वेट आ रहा है 60 kg। 60 kg मेरा वेट आ रहा है, 60 नहीं है, गैस भी मत करने लग जाना, बट हाँ मेरा सपोज वेट 60 है। अब 60 तो है, ये मैंने एक न्यू मशीन पे, बहुत ही प्रिसाइज मशीन पे मेजर करा है। अब मेरे पास एक और मशीन है जो मेरा वेट दिखा रही है 59.8 किलोग्राम। एक मशीन ये है, एक मशीन मेरा वेट दिखा रही है 59.87 किलोग्राम। तो कौन सा वाला सही है, आपको क्या लगता है? ये तो तीनों वैल्यूज डिफरेंट होगी। 60 को अगर मैं लिखूं एक्चुअल वे इज कि इसको ऐसे लिख रही हूं मैं,
तो फिर आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सी वाली मशीन सबसे बढ़िया दे रही है, कौन सी वाली सबसे अच्छी है? तो चाहे ऐसे यूनिट्स का पता चल गया कि किलोग्राम जो है वो ऐसे यूनिट है मास की, बट फिर भी जब हमें ऐसे रिप्रेजेंट करनी पड़ती हैं फिर हमें दिक्कत आती है, और तभी हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है वाइल कैलकुलेटिंग और राइटिंग डाउन दी नंबर्स इन केमिस्ट्री एज वेल एज फिजिक्स। मैथ्स में तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये, ठीक है। अब उसके लिए हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन। तो वो मशीन कौन सी सही है, कौन सी वाली बेटर है, ये हम आज की क्लास के एंड तक आपको आइडिया लग जाएगा कि यस दिस मशीन वाज बेटर। बट हाँ, आप लोग गैस कर सकते हो, करते रहो। अब नेक्स्ट आता है मेरे पास साइंटिफिक नोटेशंस। ये क्या होती हैं भाई? उसको समझने के लिए मैं एक चीज़ पूछती हूँ। मेरे पास ये है सन, दिख रहा है, सन स्माइल भी कर रहा है एंड अर्थ उसके अराउंड रोटेट भी कर रही है ना। सन उसको बेचारा देख भी रहा है, कितना प्यारी जीएफ है। तो यहाँ पर ये जो है, वहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जीके का क्वेश्चन है। कुछ बच्चे तो बहुत पार्टिसिपेट करते हैं ना क्विज वगैरह में, तो बताओ कितनी है जीके आपकी? सन से अर्थ का डिस्टेंस क्या है बताओ? इट्स 150 मिलियन किलोमीटर समथिंग, है ना। तो अगर मुझे उसको लिखना हो तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, ओके। तो मुझे इतना बड़ा नंबर लिखना पड़ रहा है, चाहे मैंने शायद गलत भी लिख दिया हो, है ना। सो इतना बड़ा नंबर लिखना पड़ रहा है। ऐसे ही आपको एक नंबर पता होगा जिस पे मैं ज़्यादा फोकस करूँ क्योंकि वो केमिस्ट्री से है, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या कहता है ये तो सबको पता है। एवोगैड्रो नंबर कितना है बताओ? चलो कमेंट सेक्शन में। मेरे क्लास में जो बच्चे आए हैं उनको आइडिया होना चाहिए, नहीं भी है कोई बात नहीं है, हम करने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। सो ये नंबर है। अब ये नंबर को अगर मैं लिखने बैठूं सो वो कैसे आता है? ओ माय गॉड, इतना बड़ा नंबर है भाई। तो मैं अगर इसको ओपन फॉर्म में लिखती हूँ, इसको अभी रेज ही कर दूं मैं, चलो। अगर मैं इसको नंबर को लिख रही हूँ, ये है एक नंबर। ऐसे ही लाइट की स्पीड कितनी है वो भी आपको पता होना चाहिए, अगर जिसको नहीं पता है। तो इतने सारे नंबर, केमिस्ट्री में तो ये कैलकुलेशन बार बार होने वाली है। तो क्या हमारे पास सोल्यूशन क्या है? इतने बड़े बड़े नंबर्स को हमें बिल्कुल नहीं लिखना है। रिलैक्स, आई एम देयर टू सेव यू पीपल। एंड उसके लिए बहुत ही अच्छा मेथड है, हमें लिखना पड़ता है उनको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। एक हम ले लेते हैं n, एक नॉन जीरो डिजिट होगा या जीरो के हाँ थोड़ा बहुत आसपास रहेगा, नॉन जीरो डिजिट रहेगा, और साथ में आप एक्सपोनेंशियल लोगे 10 रेज़ टू पावर n, 10 रेज़ टू पावर n। अब ये n प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, यहाँ पे लिखा भी है। अगर लेफ्ट को मूव करा या राइट को मूव करा उसके बेसिस पे, तो वो हम करेंगे अभी, ठीक है। सो अब ये फॉर्मूला समझना तो यार मुश्किल काम है ना। तो ऐसे ही अगर ये तो वो काम हो गया कि मैंने पूछा मेरा वेट है 60 किलोग्राम, मैं पूछ रही हूँ चलो बताओ मशीन कैसे काम कर रही है, कोई लेना देना नहीं है। सो रिलैक्स, हमें सीधा उन वैल्यूज़ को लिख कर देखना है। तो नॉन जीरो डिजिट कौन सा है इसमें? 3। चलो अब इसको साइंटिफिक नोटेशन की टर्म्स में लिखते हैं। अब इसका क्या आएगा? 3। अब कितनी जीरो है चलो वो काउंट कर लेते हैं। आपने मेरे से पहले काउंट भी कर ली होंगी। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोज है। अब मैं मूव कर रही हूँ इस साइड, मैं लेफ्ट साइड आ रही हूँ। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 आ गया। अब 10 के ऊपर कोई पावर आएगी जो n थी, तो वो कितनी होगी? जितनी ये जीरो है। तो जब मैं लेफ्ट मूव कर रही हूँ तो ये पॉजिटिव नंबर रहेगा। सो दिस इज 10 रेज़ टू पावर 8। तो ये है लाइट की स्पीड। यूनिट्स हम मेंशन करना कभी नहीं भूल सकते, मीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट डन, लाइक कर दो अगर समझ में आ गया। तो अब यही लिखा था, जब आप लेफ्ट साइड मूव करते हो तो नंबर पॉजिटिव है। जैसे इसमें भी देखो, मुझे इतना सारा मूव करना है, मैंने काउंट करा हुआ है। जब मैं यहाँ पर जीरो के जगह पॉइंट लगा देती हूँ तो मेरे पास नंबर क्या आता है? 10 रेज़ टू पावर 23। अब भी मैं कहाँ मूव करी हूँ? मैं मूव कर रही हूँ लेफ्ट साइड, तो नंबर पॉजिटिव है, ओके। अब अगर मुझे नंबर चाहिए नेगेटिव में, अब नेगेटिव की एग्जांपल कैसे हो सकती है? नेगेटिव की एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास नंबर है 0.0049,
ऐसे ही रैंडम नंबर ले लिया, आपको भी प्रैक्टिस करनी है। तो जिनको पहले से आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता डोंट वरी, सबसे ईजी चीज़ें हैं ये। मुझे इस साइड मूव करना है, मैं राइट मूव कर रही हूँ, जो यहाँ पर लिखा है मूव राइट, राइट मूव नेगेटिव। सो 1 2 3, तो 3 पॉइंट्स मैंने मूव करे हैं। सो इसका क्या आएगा 4.9 इंटू 10⁻⁻3। तो ये पार्ट कौन सा हो गया, ये है नॉन जीरो, एंड ये वाला पार्ट क्या है डेसिमल पॉइंट मूव कर रहा है, तो पावर क्या है नेगेटिव, अगर मैं राइट साइड मूव कर रही हूँ। इतनी सी बात थी, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो केमिस्ट्री चीज़ों को डिफ़िकल्ट नहीं कर रही। अगर आप बोलोगे ना कि केमिस्ट्री तो बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं जी, बहुत ईजी कर रही है चीज़ों को। अब इसके भी अब रूल्स कैसे हैं, जब मुझे एडिशन करनी है। सिंपल एडिशन तो सबको आती है ना, 6 4 कितने होते हैं 10, इसमें तो कोई पावर ही नहीं आ रही है ना। अब अगर मुझे इनको करना है, सो मेरे पास नंबर कितना होगा, ये होगा 66500, 4 है ना, 2 तो इधर हो गए, 2 साथ में 0 लग गई, ऐसे ही ये नंबर होगा। सो वो सब करने से अच्छा हम ऐसे करते हैं। तो मैंने तो आंसर भी लिख दिया, आपको तो वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं ये बता रही हूँ कि जब ऐसी एडिशन करते हैं ना, सो आपकी जो पावर्स हैं ये सेम होनी चाहिए। पावर्स आप सेम रखते हो, फिर पावर को आप कॉमन निकाल लेते हो, ठीक है। पावर को मैंने कॉमन निकाल दिया, ये मत करना कि पावर 4 4 8 कर दी कि वो भी ऐड होंगे, नहीं होंगे। आपने पावर दोनों की सेम कर दी है, ठीक है। सो ऐसे इनकी एडिशन होगी। एडिशन के रूल्स याद रखने हैं। अगर सपोज करो मेरे पास ये होता 6.65 इंटू 10⁻⁴ प्लस ये मैं कर लेती, अगर मैं इस साइड मूव कर रही हूँ, अब मैं राइट साइड मूव करी 8.95, तो ये माइनस होगा 1 इंटू 10⁻3। क्या अब मैं इसको ऐड कर सकती थी, मैं इसको ऐड नहीं करूँगी। मैं इसको ऐड क्यों नहीं करूँगी, क्योंकि पावर सेम नहीं है यहाँ पर। सो मुझे सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको लेके जाना पड़ेगा इधर। सो अब क्या आएगा आंसर, क्या मतलब कैलकुलेशन से आएगा 6.65। अब मेरी मर्जी है, मैं इसको भी 3 कर सकती थी, इसको भी 4 कर लूँ चाहे। अब मैंने इसको 4 ही करा है, सो मैंने इसको यहाँ मूव करा, सो मेरे पास आया 0.895 इंटू 10⁻⁴। अब पावर सेम है, अब मैं इनको ऐड कर दूंगी, मेरे पास ये नंबर आ जाएगा। क्लियर। तो मैम आप 11th क्लास में जाकर जेई के बच्चों को एडिशन करनी सिखा रहे हो, बट सीखनी है, जंप नहीं करना है हमें, बेसिक से ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तभी आगे जाके चीज़ें आसान होने वाली हैं। सो समझ में आ गया ये रूल। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मैंने वैल्यूज ऑलरेडी सॉल्व करके रखी हैं। मेरे पास क्या है यहाँ पर 5.6 6.9, अब दोनों की पावर डिफरेंट है। अब आप फिर से सोचोगे कि मैम अब फिर से पावर हमें सेम करनी है, नहीं करनी है, अब हमें पावर्स ऐड करनी है। सो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, सो 10⁵ ऐड हो जाएंगी। जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 10⁵ और 8, तो ये क्या बनेगी 10⁻13। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है उसमें 10⁻13 है। ओके, सपोज यही मेरे पास डिवाइड हो रहे होते, फिर मैं क्या करती 10⁵ डिवाइडेड बाई 10⁸। अब दोनों पॉजिटिव है, बट जब ये चीज़ ऊपर जाएगी, जब ये ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, ये प्लस है, अब ये माइनस हो जाएगा, -8। तो आंसर क्या आएगा 10⁻³ तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो सिंपल मैं आपको मैथमेटिक्स सिखा रही हूँ छोटे बच्चों का। केमिस्ट्री में ना बच्चे डर जाते हैं, बहुत सारे बच्चे मेरी क्लास में अभी होंगे जो सोच रहे होंगे यार क्या केमिस्ट्री में मैथ्स पढ़ा रही है हमें। तो भाई मैथ्स में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, आप इतनी बड़ी बड़ी थ्योरम्स करते हो, हर्ष सर की क्लासेस में देखा होगा है ना। सो आप उसमें थ्योरम्स करते हो, बड़ी बड़ी डेरिवेशंस आप 2-3 पेज की करते हो। कैलकुलस कितनी डिफिकल्ट है, फिजिक्स में भी इतनी सारी डेरिवेशंस आएंगी, अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। नीट वाले बच्चों को तो बहुत टफ लगती है, जेई वाले बच्चों को भी लगती है कई बार, तो जब एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सो जब वहां पर मैथ आ जाता है तब तो कर लेते हो, बट जब केमिस्ट्री में इतना सा आ गया पावर को इधर उधर करने में, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजी सा है भाई, तभी तो केमिस्ट्री बिटवीन रहती है, तो मार्क्स लेने इजी है इसमें। ओके, थोड़ी सी मेहनत बस। सो ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है। अब इसके बाद एक ये एग्जाम्पल कर लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको क्वेश्चन तो क्या ही आएंगे, समझने के लिए करते हैं।
इसको आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, मतलब आपको कुछ पावर्स में लाना पड़ेगा एंड कहीं पॉइंट, डेसिमल पॉइंट लगाना है। सो कैन यू ट्राई? खुद से भी ट्राई करो, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स आपके पास बुक में मिल जाएंगी, प्रैक्टिस करनी है। ये मत सोचना कि बहुत ईजी है तो मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मैं कैसे करूँगी? लेट्स काउंट दी जीरोस। बता सकते हो कितनी जीरोस हैं? 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 6 तो ज़ीरो है बट मुझे ज़ीरो के आगे जाना है। 6 7 8 9, तो ये क्या आया? 6.354 इंटू कितना था? 60 एंड ये 9, तो मैं 9 डिजिट आगे गई हूँ ना, सिर्फ जीरो नहीं देखना। तो इसका क्या आएगा? 10⁻9। तो मैंने 9 मूव करा। अगर मैं इनको ऐड कर दूंगी, सॉरी मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरे पास सेम ही आ जाएगा। वो मेरे पास जो मेथड है दैट इज जस्ट फॉर माई कन्वीनियंस, कि मुझे पता चले कि कैसे इनको लिखना है, ठीक है? क्योंकि आगे जाने वाले, आगे आके ना आपके पास बहुत सारे नंबर आएंगे। जैसे एक ये नंबर आएगा 10⁻34। तो कुछ लोगों को तो पता होगा, जिनको नहीं पता, क्या आप बता सकते हो या सोचोगे कि ये कौन सा नंबर है? या इसकी वैल्यू फाइंड करना हेल्पफुल है आपके लिए, ठीक है? अनदर पार्ट डन। साइंटिफिक नोटेशन समझ में आ गया, बेसिक है हमारे पास। मैंने बताया था गेम के लेवल्स जाने वाले हैं, हमने अपनी गेम का अगला लेवल भी पार कर लिया जिसमें हम रूल्स देख रहे हैं, ठीक है? अब आती है एक और चीज़, सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके लिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक आप इसको भी देख सकते हो। एक्सप्लेन साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर्स टू मी लाइक आई एम 5.00000 ईयर्स ओल्ड। उसने 5 के बाद ना पॉइंट लगा दिया। अगर वो पॉइंट नहीं होता फिर वो वैल्यू क्या हो जाती? फिर वो वैल्यू होती 1 2 500,000 50, वो हो जाती 50 लाख। तो इतना बड़ा इंसान थोड़ी होगा कोई, तो उस डेसिमल पॉइंट की कोई सिग्निफिकेंस है, ठीक है? तो ऐसे ही होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब जैसे मैंने वो आपको वेइंग मशीन का बताया था, 60 kg, 59.8 kg, और एक दिखा रही थी 59.87 kg। तो अब यहाँ पर मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी वाली मशीन सबसे बढ़िया है? तो ये चीज़ें पता चलती है मुझे सिग्निफिकेंट फिगर से। आपकी लाइफ में मेरी क्या सिग्निफिकेंस है, आपके पेरेंट्स की लाइफ में आपकी क्या सिग्निफिकेंस है, वो सिर्फ वही जानते हैं, है ना? जब हमें पता होता है कि हाँ माई मॉम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ। तो ऐसे ही सिग्निफिकेंस फिगर्स हमें बताते हैं, दीज आर दी मीनिंगफुल डिजिट्स, जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि वो वैल्यू एक्चुअल में कितनी है। क्या ये 50 लाख है या ये सिर्फ 5 ईयर्स ओल्ड लिखा है? तो उसका मतलब तो यही है ना कि मुझे ऐसे ही समझा सिग्निफिकेंट फिगर जैसे मैं 5 साल का बच्चा हूँ, तो समझ आने चाहिए। तो मैं भी आपको वैसे ही करवाने वाली हूँ। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? दीज आर दी नंबर्स, किसी वैल्यू में 5635 में इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं जिनकी एक्चुअल फर्क पड़ता है जिनके होने से। अगर मैं यहाँ से 563 कर दूं और ये 5 हटा दूं, फर्क पड़ रहा है ना? कहाँ वैल्यू 5000, मेरे पास इतने पैसे थे, कहाँ मेरे पास सिर्फ 500 रुपए बचे, तो कितना फर्क पड़ गया? तो इस 5 की कोई सिग्निफिकेंस थी ना आपकी लाइफ में? जेई की या केमिस्ट्री के लेक्चर्स की या फिजिक्स की या मैथ्स की इंपॉर्टेंस है ना, सिग्निफिकेंस है ना? तो ऐसे ही इसकी इंपॉर्टेंस है। एक सब्जेक्ट हटा, पूरी वैल्यू डाउन। तो वो चीज़ें नहीं करनी है, हमें बैलेंस ढूंढना है। तो सिग्निफिकेंस फिगर्स को याद रखने के कुछ मेरे पास रूल्स हैं, जैसे कि 1 by 1। अब यहाँ पर क्या लिखा है इस रूल में कि जो सिग्निफिकेंट होते हैं, कौन से नंबर सिग्निफिकेंट है? सारे नॉन जीरो डिजिट्स। अगर मैं लिख रही हूँ 495, तो इसमें 495 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3, है ना? ऐसे ही मैं लिखूँ 5 2 6 5 7 3 2 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 हैं। यहाँ पर मुझे दी है 0.25, तो उसमें 0 है, तो 0 की सिग्निफिकेंस नहीं है। यहाँ पर क्या है? 25, तो ये कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस पार्ट में से? क्वेश्चंस वो आपको 5-6 नंबर दे देंगे और पूछेंगे मैच कर दो भाई कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स है इसमें, या आपको एक वैल्यू दे दी कि चलो बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2 3 1 4। और ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं, इतना ईजी से टॉपिक आप कई बार छोड़ भी जाते हो और वो यही पूछ लेते हैं। और आपको पता भी है कि जो जेई में आता है क्वेश्चन पेपर, उसमें
केमिस्ट्री पार्ट जो है मोस्टली वो एनसीईआरटी पे फोकस रहता है, तो हमें सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंगली ध्यान देना है कि ये चीज़ें हमें आती हैं। ठीक है, समझ में आ गया है तो लाइक कर दो, शेयर भी कर दो, कमेंट भी करो कि हाँ समझ में आ चुका था। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल इज जीरो प्रीसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। अब इसका क्या रूल है? ओके, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, अब इसका क्या मतलब रहेगा आपको बताना है। 0.439। सो अगर मैंने ये नंबर लिखा है, अगर मैंने ये नंबर मेंशन करा है, सो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? दिस इज द क्वेश्चन। अब मैंने लिखा है जीरो प्रोसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो, सो अब यहाँ पर 1 2 3 जस्ट 3। ओके, अगर मैं यहाँ पर भी लिखूँ 0.03 दिया होता तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? जस्ट 1। इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये भी एक रूल है। ओके, और इसको नॉन जीरो डिजिट वाले कंसेप्ट से भी याद रख सकते हो कि नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? थर्ड, सो दिस इज दी 1। रूल समझ आ गया? नेक्स्ट, जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट, मतलब मेरे पास नंबर है 2002, तो ये जो जीरोस बीच में आ रही हैं इनकी सिग्निफिकेंस है। ओके, अगर ये नहीं होती नंबर सिर्फ 22 बन के रह जाता, विच इज हैविंग सम डिफरेंट मीनिंग। सो यहाँ पर ये रूल जो है इंपॉर्टेंट है। सो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए 3069 तो कितने इसमें है डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर्स? इसमें है 4। ओके, ये हमारा नेक्स्ट रूल है। इसके अलावा नेक्स्ट रूल इज जीरोस एट द एंड ऑफ और राइट ऑफ नंबर आर सिग्निफिकेंट। जैसे ये कितना है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें क्या है? अब इसमें लिखा है जीरो एट द एंड ऑफ अ नंबर, एट द एंड और राइट, तो ये 100 है। अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इसको ऐसे, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें है 3, और इसमें सिर्फ 1 है, इसमें सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट है। ओके, यहाँ पर 3 है। ओके, सो ये भी रूल जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर इसको किस तरह लिखते हैं हम? इसको लिखते हैं 1 × 10⁻², क्योंकि 2 जीरो सिग्निफिकेंट है यहाँ पर, तो दोनों आ गई। अगर ये नंबर ऐसे होता 1.0 × 10⁻², तो क्या ये सिग्निफिकेंट होता या नहीं होता? दिस इज योर क्वेश्चन, ये वाला पार्ट। देखो, मैं तो पढ़ा ही रही हूँ, मेरी मेहनत भी लग रही है, बट आप लोगों का कंट्रीब्यूशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि मेरी मेहनत। ठीक है, सो सिग्निफिकेंस के जो रूल है ना सिग्निफिकेंट फिगर्स के, ये बहुत ट्रिकी हैं। हल्की हल्की गलती से आंसर गलत हो जाता है। सो प्लीज़ आपको बताना है कि याद दोनों सेम है। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पर कोई नंबर काउंट कर रहे हो, सपोज मैंने बोला 2 बॉल हैं, या मैंने बोला 20 एग्स है। अब इसके पीछे इनफाइनाइट जीरोस हो सकती हैं, लाइक 20.00000, उनका कोई सिग्निफिकेंस वैसे तो है नहीं, बट बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, इनफाइनाइट जीरोस हैं। ओके, सो ये भी एक रूल है। अब एक्चुअल में ये चीज़ें कहाँ पे मैटर करती हैं, चलो ये भी बताती हूँ। ओके, अब 2 चीज़ें आती हैं मेरे पास। 2 चीज़ें क्या आती हैं? एक आती है प्रिसीजन, एक आती है एक्यूरेसी। इसको भी समझ लेते हैं यहीं पे, ये आप फिजिक्स में अच्छे से करोगे, बट मैंने सोचा चलो समझा दिया जाए ये भी। प्रिसीजन क्या होती है एंड एक्यूरेसी क्या है? सपोज करो मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया, उसकी रीडिंग आनी चाहिए थी 2.00, कोई भी यूनिट रख लो, इतनी वैल्यू आनी चाहिए थी, दैट वाज द ट्रू वैल्यू, दैट वाज द एक्चुअल वैल्यू। बट अब मैंने क्या करा, एक बच्चा आया आप में से, उसके पास 2 रीडिंग आई, उसने मेरे को रीडिंग क्या दी 1.95 और मुझे वैल्यू दी 0.25। तो क्या ये वैल्यूज़ करेक्ट हैं? क्या ये वैल्यूज़ करेक्ट है? आपको क्या लगता है? एक बच्चा आया, उसने मुझे वैल्यू दी 1.98, 2.01, तो किसकी बेटर है, दिस वन और दिस वन? और एक बच्चा मेरे पास क्या वैल्यू लाया है 1.9 एंड 2.1, इसकी तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये बहुत, एक तो इसने सिग्निफिकेंट फिगर मेंशन नहीं करे। जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स रहते हैं उतनी ज़्यादा उसकी जो वैल्यू है वो एप्लीकेबल रहती है, वो प्रिसाइज रहती है। अब प्रिसीजन है क्या? एक्चुअल वैल्यू के क्लोज कितनी है कोई वैल्यू, दैट इज प्रिसाइज वैल्यू। ये तो 5.05 दूर है, तो ये तो बिल्कुल सिग्निफिकेंट नहीं है। ये जो है ये थोड़ी पास है, ये 0.02 के, तो ये वैल्यू क्या है? प्रिसाइज, ये भी प्रिसाइज, और ये एक्यूरेट भी है।
एक्यूरेसी होती है कि कितना एग्रीमेंट है उनका ट्रू वैल्यू के साथ, ऑब्वियसली है। सो ये वैल्यूज एक्यूरेट हैं, बट ना ही ये प्रिसाइज है ना ही एक्यूरेट है। सेम विद दिस, बट दिस इज प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। और वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। दिस इज वाई दीज आर इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये सारे रूल्स आपको क्लियर होने चाहिए। बेसिक से रूल है, प्रैक्टिस से और आपके स्ट्रांग हो जाएंगे ये कंसेप्ट। तो उसके लिए एक हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं। उसमें हमें दो चीज़ें दी हैं, हमें बताना है कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसमें। फर्स्ट में गैस भी कर सकते हो, यहाँ पर सिर्फ 2 है। 2 क्यों है? क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर वो सेकंड रूल करा था, और सेकंड रूल क्या था? जो कि जीरोस प्रोसीड करती हैं नॉन जीरो डिजिट को, वी इग्नोर देम। ओके, लास्ट वाला जो सेकंड है, इसमें क्या था? हमारे पास कितनी होनी चाहिए। इसमें भी हमारे पास जो रूल था वो क्या बोल रहा है? थर्ड रूल जो है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, नॉन जीरो डिजिट्स हैं, अगर उनके बीच में जीरो है तो वो क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उनको हमें काउंट करना है। सो वो क्या है? 4। अब ऐसे में बहुत सारी वैल्यूज दे दूं, आप कंफ्यूज होते रहोगे, ठीक है? सो इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब इस चीज को मल्टीप्लाई करना है, आपको मैं रूल्स भी समझा देती हूँ। मल्टीप्लाई करने के या आपको डिवाइड करने के, सब्सट्रैक्ट करने के, इसके रूल्स क्या हैं? जैसे इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1.2 को 3.91 से मल्टीप्लाई करके इट्स कमिंग अराउंड 4.694। तो क्या ये सही है? मैंने तो आपको ये बताया कि जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर उतनी वैल्यू सही हो सकती है, बट इसके रूल्स क्या कहते हैं? जब दोनों में, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। इसमें कितने हैं? 3। अब ये 2 और 3 तो जितने मिनिमम है ना, हमारा आंसर में भी उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। तो इसमें कितने होंगे? 4. अब 6 होगा, क्या नंबर होगा? ये आता है हमारे पास राउंड ऑफ कैसे करना है। राउंड ऑफ करना आता है, कुछ तो बच्चे तुक्का ही लगा देते हैं कि राउंड ऑफ कैसे करना है, बट उसका भी एक एक्चुअल मेथड है राउंड ऑफ करने का भी, दैट इज 4.6। अगर ये नंबर 5 से ज़्यादा है, अगर ये नंबर 5 से ज़्यादा है तो नेक्स्ट वाले नंबर में 1 ऐड हो जाएगा, तो वो बन जाएगा 4.7। देखो ना, 4.69 है, ऑलमोस्ट 7 के इक्वल है, सो 4.7 हो जाएगा। बट अगर ये नंबर होता 4.624 तो क्या करते? तो मुझे 4.6 ही रहने देना था, क्योंकि ये 4.6 के क्लोज ज़्यादा है, तो ये नहीं काउंट होगा। बट अब एक डाउट आता है कि अगर ये नंबर 5 हो, अगर ये तो 5 से कम है, ये 5 से ज़्यादा है, अगर वो नंबर 5 से इक्वल हो 4.65, भाई अब क्या करेंगे? अब ये करना है, अगर वो नंबर इवन है, अगर ये नंबर इवन है तो इसको ऐसे ही रहने देना है 4.6, कुछ नहीं करना, इवन नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। अगर अब ये नंबर क्या होता, इधर लिख देती हूँ, 4. यहाँ पर होता 6 की जगह पे 75 होता, तो आपको 1 ऐड करना पड़ेगा, फिर आप इसको 4.8 कर दोगे अगर ये नंबर ऑड है तो। अगर इवन है फिर नहीं करना, अगर ऑड है तो करोगे, ठीक है? सो ये कुछ राउंड ऑफ करने के रूल्स हैं। चाहे यहाँ पर एडिशन होती मल्टीप्लिकेशन की जगह पर, तो जितने मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं वो आपके आंसर में होने चाहिए। तो जब आपके टीचर्स केमिस्ट्री के एग्जाम चेक करते हैं ना, कुछ बच्चे के बोलते हैं कि हमारे आंसर तो मैम सही थे फिर भी हमें कम मार्क्स मिले, तो वो इसीलिए क्योंकि आप छोटी छोटी गलतियां कर देते हो, आप सिग्निफिकेंट नंबर्स भूल जाते हो, आपको साइंटिफिक नोटेशन में गलती हो जाती है, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हो। तो यही सारी गलतियां अवॉइड करने के लिए हमारे पास ये फर्स्ट चैप्टर था। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ सकती हूँ। उन्होंने बोला एक दिन में कितने सेकंड हैं, इसको बताना है साइंटिफिक नोटेशन में। सो कितने होते हैं सबको पता होना चाहिए, तो जीके का क्वेश्चन है भाई। 86,400 सेकेंड्स। अब इसको ऐसे नहीं लिखना, हम अगर केमिस्ट्री के लेक्चर्स में आ चुके हैं तो कैसे लिखना है, हमें इसको मूव करना पड़ेगा साइंटिफिक नोटेशन की टर्म में। तो हाउ मेनी, 1 2 3 4 5, तो मैंने 4 मूव करा, तो क्या आया 1 2 3 4, तो 4 बस। इतने सेकंड होते हैं भाई हमारे एक दिन में।
तो दीज आर जस्ट टू वेज ऑफ राइटिंग इट, दिस इज मोर कन्वीनियंट इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। तो समझ में आ गई ये चीज़ें। यहाँ तक हमने सिर्फ रूल सीखे हैं, बेसिक रूल। जब भी केमिस्ट्री के लेक्चर्स में कुछ भी कोई न्यूमेरिकल आता है या कोई ना कोई टॉपिक ऐसा आएगा जिसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है, ये सारे आपको रूल्स याद होने चाहिए, ठीक है। राउंड ऑफ करना तो बहुत बार यूज होगा। डन। तो इसी के साथ हमारा एक पड़ाव और पार होता है। हमने एक पड़ाव और पार कर लिया, एक लेवल और क्रॉस कर लिया है। अब बारी है नेक्स्ट लेवल की, जिसमें आपको कोई प्रैक्टिकल नहीं करना है। मतलब ये कैसी वॉर है जिसमें सिर्फ आप चैटिंग कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में लड़ रहे हो, तो वो वाली बात है। इसमें सिर्फ आपका मन क्या है, आपको सिर्फ घर पे बैठ के टाइपिंग करनी है, एक दूसरे को गालियां देनी है, बस खत्म। बट जो अभी तक हमने करा, वहाँ पर एक्चुअल फाइट के लिए तैयारी कर रहे थे, वहाँ पर हम सीख रहे थे अगर आपको बैटल फील्ड में भेज दिया तो कैसे हथियार चलाने हैं, ठीक है। तो वो चीज़ करी है। अब हमारे पास कुछ लॉज हैं कॉम्बिनेशन के। भाई चीज़ें ना सारी लॉज के अकॉर्डिंग होती हैं। हमारी नेचर में सारी चीज़ें रूल्स फॉलो कर रही हैं। दिन हो रहा है, शाम होती है, एक टाइम है। ऐसा थोड़ी है कि जब मन करा दिन हो गया, 5-6 दिन ही चल रहा है, फिर रात हो गई है, ऐसा तो कभी नहीं होता, है ना। ऐसे ही हमारी सन के अराउंड अर्थ रोटेट करती है, एक्सिस के अराउंड करती है। पानी ऊपर से नीचे ही आता है वाटरफॉल्स में। कभी मन नहीं करा पानी का कि आज रुक जाता हूँ या आज मैं ऊपर बहने लग जाता हूँ, नेवर हैपन्स। तो हर चीज़ के ना लॉज होते हैं। तो केमिस्ट्री में जो साइंटिस्ट आए, जो फिलोसफर्स आए शुरू में, उनको बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि हमें जानना है, नेचर को अच्छे से समझना है। तो यही तो केमिस्ट्री थी कि नेचर को अच्छे से समझे। तो उसमें हमारे पास कुछ रूल्स हैं और ये रूल्स कैसे एप्लीकेबल हैं ये भी समझेंगे। तो बार बार हम 1 by 1 इन रूल्स को स्टडी करेंगे और इनके एग्जाम्पल देखेंगे। तो फर्स्ट कौन सा है, सबको पता है भाई, 9th क्लास का काम है। उप्स, मैंने फिर से बोल दिया कि ये 9th क्लास का है, बट कोई बात नहीं, पढ़ेंगे हम। कुछ बच्चों को ऑलरेडी आता होगा ये। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैंने लिखा भी नहीं क्योंकि मुझे पता था सबको रटा हुआ रहता है। मास जो है वो अनचेंज रहता है। ओके, सी मास, इसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ओके, कांस्टेंट रहेगा। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब ऐसे कैसे हो जाता है? पेपर बर्न कर रहे हो, पेपर बर्न कर दिया कि मैम पेपर तो इतना बड़ा था, उसकी तो एशेज ही बची, तो बाकी कहाँ गया? भाई जब पेपर बर्न करा ना, कुछ एशेज भी तो निकली, कुछ गैसेस भी रिलीज हुई। सपोज कार्बन डाइऑक्साइड तो मेन रिलीज होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का मास भी काउंट होगा। और एग्जाम्पल देती हूँ कि कैसे हमारी जिंदगी से जुड़ा है। वी ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ मैटर। तो मैटर है, और आपने ये किसी और लैंग्वेज में कैसे बताऊँ, हाँ, जैसे आपने सुना होगा कि जो हमारी बॉडी है वो 5 तत्वों से मिलके बनी है ना। सो व्हेन ह्यूमंस डाई, व्हेन वी डाई और हमारी बॉडी को बर्न करते हैं, तो ये जो 5 तत्व हैं तो वो फिर से अपने अपने रीजन में जाके, अपने अपने एलिमेंट में जाकर मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे बॉडी की एशेज बन गई तो वो क्या है, एशेज में कन्वर्ट होगी, मास वहां पर रह गया। बाकी का मास कहाँ गया? वाटर भी रिलीज होता है रिएक्शन जब कंबस्टन होती है, तो वाटर की फॉर्म में भी हो गया, एयर में, स्मोक में भी जा रहा है ना। सो ये मास कंजर्व रहता है। ह्यूमन बॉडी अगर बर्न कर भी जाती है फिर भी मास कंजर्व रहता है। अब इससे क्लोज एग्जाम्पल और तो क्या ही दूंगी मैं, है ना। सो ये रूल जो है सबसे बेसिक है ना, और ये इजी भी है, रिलेट भी कर सकते हो इसके साथ। समझ में आया? नेक्स्ट, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। अब ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस क्या कहता है, एक बार रीड करो खुद से, फिर मैं एग्जांपल दूंगी। A given compound always contain exactly the same proportion of elements by weight। मतलब समझ लेते हैं, कंपाउंड H2O। ओके, अब H2O आपको क्या लगता है, आपने वो ओशन वाटर लिया, कोई किसी का बीच के पास घर हो तो ओशन वाटर लिया, एक आपने टैप वाटर लिया किचन से, एक आपने वॉशरूम से भर लिया, एक गंदे से गंदे नाली से पानी ले लिया, है ना। सो अब आपको क्या लगता है, वहाँ पर जो पानी आपने डिफरेंट सोर्सेस से उठाया है, क्या उसका फॉर्मूला डिफरेंट है? व्हाई डू यू थिंक्स? क्या लगता है, सेम है या डिफरेंट है? सो वो कैसे डिसाइड होता है भाई? आपको पता है, सबकी कॉमन सेंस है इतनी कि मैम नहीं, पानी का फॉर्मूला तो यही रहेगा, पानी का फॉर्मूला यही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा, चाहे कहीं से भी ले रहे हो। हाइड्रोजन के अगर 2 एटम्स हैं तो वो 2 ही रहेंगे, ऑक्सीजन के अगर 1 है तो 1 ही रहेगा। बट हम इसे वेट की प्रोपोर्शंस में लेते हैं,
ठीक है। अगर यहाँ पे मैं वाटर के हाइड्रोजन के 2 ग्राम ले रही हूँ तो ऑक्सीजन का हमेशा 16 ग्राम ही यूज होगा। फिर कैंसिल होकर रेशो क्या आएगी 1:8 और ये रेशो कभी चेंज नहीं होगी, चाहे वो किसी का भी केस लो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड का ले लो, ठीक है। सो ये आपको एग्जाम्पल समझनी है सिंपल वर्ड्स में तो यही कि पानी चाहे आप किसी भी सोर्स से उठा लो, फॉर्मूला उसका सेम ही रहेगा, ठीक है। अंडरस्टूड? आई गेस इट दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट बाद में पढ़ते हैं, पहले देख लेते हैं। हाइड्रोजन को मैंने मिक्स करा ऑक्सीजन के साथ, तो मेरे पास क्या बनता है, मेरे पास बना वाटर, सबको पता है। बट अब किसी को वाटर का हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला पता है? एक इसका ना सिली सा जोक भी है, मैंने अपने ग्रेजुएशन के टाइम में सुना था। 2 दोस्त जाते हैं किसी कैफे में बैठते हैं एंड वन पर्सन सेज कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना। सो अदर पर्सन सेज कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ H2O। वेटर को ये बोलते हैं, वाटर नहीं कहते, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ H2O। तो अगला बंदा कहता है ठीक है सर, वेरी गुड, आई विल ब्रिंग। दूसरा बंदे को पूछता है कि हाँ जी सर आप क्या लोगे, तो वो बंदा बोलता है आई विल ऑल्सो हैव द ग्लास ऑफ H2O2। उसने बोल दिया H2O2, उसने तो 2 बोला कि मैं भी वही लूंगा, बट वो उसने बोल दिया परऑक्साइड का एंड दैट गाय डाइज। तो वो क्वेश्चन पूछा था कि वो दूसरा बंदा क्यों मर गया, दोनों ने पानी ही तो मांगा, क्योंकि उसने H2O2 बोल दिया है, इसी वजह से। हाँ सिली है बट फिर भी याद रखने के लिए ईजी है, तो मुझे तो फॉर्मूला कभी नहीं भूलता परऑक्साइड का। तो उसमें भी तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही है। अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, वाटर का है H2O एंड इसका क्या है H2O2, तो अगर इसमें यूज हो रहा है यहाँ पर 2 ग्राम और ये यूज हो रहा था 16 ग्राम, तो इधर कितना यूज होगा 2 ग्राम और इसमें यूज होगा 32 ग्राम। नंबर देख रहे हो, डबल हो गया। तो मल्टीपल प्रोपोर्शंस में हो रहा है। अब इस स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इफ 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, अगर ये 2 एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं मोर देन 1 कंपाउंड बनाने के लिए, तो masses of one element that combined with the fixed mass of other, तो एक एलिमेंट का मास जो दूसरे एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है वो है आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, तो वो स्मॉल होल नंबर की ही मल्टीपल्स में रहेंगे। कभी आप ये नहीं देखोगे कि वाटर में लिख रहे हो 3.5, ऑक्सीजन 7.5, कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, और ये नंबर हमेशा स्मॉल होल नंबर रेशियोज में ही रहेंगे। देखो इसको कैंसिल करके 1/8 आ रहा है ना, तो ये 1/16 आ रहा है, तो रेशियो क्या रही दोनों की मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली इतनी रही है। सो ये मल्टीपल प्रोपोर्शंस का रूल है। एग्जाम्पल को जब समझ लेते हो ना, फिर ये इनको याद रखना इजी हो जाता है। डन, आई होप ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब ये आता है गे-लुसैक लॉ। गे-लुसैक लॉ क्या कहता है, अब इसको पहले रीड करते हैं। अब क्या कह रहा है, व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू इट इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो बाय वॉल्यूम, तो प्रोवाइडेड सारी गैसेस सेम टेम्परेचर प्रेशर पे हो। तो जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करके वाटर बना रही है, तो वाटर बना रही है, सॉरी लिक्विड है ये, तो जब ये वाटर बना रही है सो उनमें वॉल्यूम ले रहे हैं अब गैसेस की हम, पानी भी तो क्या है लिक्विड बन रहा है, तो जब गैसेस कंबाइन कर रही हैं इनकी भी रेशो होल नंबर ही रहेगा। जैसे मैंने पानी इधर क्या हुआ, इसका मैं डबल ले रही हूँ, है ना। सो जब मैं इनकी ये रेशो ले रही हूँ, जब मैं वाटर बना रही हूँ, तो क्या ये फॉर्मूला सही है मेरे पास, तो मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और इधर भी 2 से, जो हमने करा हुआ है अपने बचपन में। या आप इस पार्ट को ऐसे समझो, ओके। तो चलो अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसकी एग्जांपल में क्या है, मेरे पास क्या कंबाइन कर रहा है, हाइड्रोजन कंबाइन कर रही है ऑक्सीजन के साथ। अब ये गैसेस है तो मैं इनकी वॉल्यूम ले सकती हूँ, बना क्या रही है मिलकर, वाटर, राइट। अब हाइड्रोजन मैंने ले ली 100 ml एंड ऑक्सीजन मैंने ले ली है 50 ml, और मेरे पास वाटर कितना बना है 100 ml, तो इनकी रेशो क्या रही 100:50, दैट विल बी 2:1। तो ये हमेशा जब कंबाइन करेंगी गैसेस तो इनकी भी रेशो क्या होनी चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशो।
ठीक है, ये हमारा अगला रूल भी हो गया ओवर। अब जो इसके नेक्स्ट है ना, उसके लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि ये सबसे इंटरेस्टिंग है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं आपको मोल कंसेप्ट में भी जाकर देने वाली हूँ। इसने क्या बोला है, सपोज आपकी एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ये मेरे पास 2 डब्बे हैं, दोनों 1 किलो के डब्बे हैं, किचन में पड़े होते हैं ना। इसमें भी क्या है 1 kg, ये भी 1 kg। मुझे इस डब्बे में कैंडीज डालनी है, तो कितनी कैंडीज आ जाएंगी, लिखो, जो भी आपकी फेवरेट है वो सारी कैंडीज डाल सकते हैं। तो इसमें कितनी कैंडीज आ रही हैं मैम, छोटी छोटी तो है, छोटी छोटी कैंडीज हैं, तो मेरे पास 40 से 50 कैंडीज तो कम से कम आएंगी। बट अगर उसी डब्बे में मैं बेसन के लड्डू डाल दूँ, रसगुल्ले नहीं डाले में तो पिचक जाएंगे, बेसन के लड्डू डाल दूँ जिनका साइज थोड़ा बड़ा है, तो इस डब्बे में 15-20 लड्डू आ रहे हैं, है ना। तो ये नंबर डिफरेंट है, वॉल्यूम सेम थी, इनकी कैपेसिटी सेम थी। बट ये तो हुआ जब चीज़ें मुझे दिख रही हैं, बट उनके केस में क्या, जब मैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात कर रही हूँ, तब क्या होगा, तब ये होगा। तो एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करा, उसने क्या ऑब्जर्व करा कि जब मैंने 2 बीकर लिए 1 kg के, सेम वॉल्यूम ले ली, 1 लीटर के ले लिए, तो मेरे पास जो 2 गैसेस ली, डजेंट मैटर कि वो सेपरेट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं। यहाँ पर तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का साइज तो कितना छोटा है, और हाइड्रोजन का तो छोटा, बहुत छोटा है उससे भी, ऑक्सीजन भी छोटी है बट हाइड्रोजन तो बहुत ज़्यादा छोटी है। बट जब उसने क्या देखा, उसके लिए सरप्राइजिंगली दोनों में सेम ही नंबर था, दोनों में जो एटम थे वो सेम नंबर के थे। तो वो नंबर क्या था, दैट वाज, जो अभी हमने साइंटिफिक नोटेशन के टाइम में करा, 6.022 10⁻23। इतने पार्टिकल्स थे दोनों ही साइड, क्योंकि वॉल्यूम सेम थी। तो इस नंबर को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। सो अब रीड करो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, दोनों इक्वल वॉल्यूम ले ली। अगर आपको किलोग्राम कंफ्यूज कर रहा है तो हम लीटर ले लेते हैं। अगर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैं एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अब स्टेटमेंट समझ आ रही है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल की हेल्प से समझा है। सो यही ट्रिक्स रहती हैं, यही लॉजिकली चीज़ों को रिलेट करना होता है, ताकि चाहे आप 6 महीने बाद पढ़ो, चाहे किसी भी बुक से पढ़ो, आपको ये चीज़ें याद रहें। ओके, सो ये इसी के साथ हमारे सारे लॉस खत्म होते हैं। तो अब क्या आता है, जब सारे साइंटिस्ट समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा है एक्चुअल में, हमारी नेचर में, केमिस्ट्री में एक्चुअल में क्या हो रहा है, तो एक डाल्टन नाम का इंसान था। तो वो थोड़ा विटी था, थोड़ा ज़्यादा तेज़ था, उसका मतलब केमिस्ट्री से ज़्यादा थोड़ा और भी था। कैसे था, उसने एक बुक छाप दी, उसने केमिस्ट्री की टर्म में उसने पहली बार कंसेप्ट दिया एटम्स का। एटम्स क्या, और एटम्स का मतलब भी यही था, इनडिविजिबल। उसने पता क्या करा, अब सारे साइंटिस्ट अपने अपने रूल्स दे रहे थे, तो इसने क्या करा, इसने 2 साइंटिस्ट के रूल्स चुरा लिए। और पता क्यों, उन्होंने तो सिंपल रूल्स देके छोड़ दिए। अब इसने क्या करा, उन्हीं रूल्स को एक बुक की हेल्प में लिख दिया। एक बुक है अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी, ये अमेजोन पे भी है, और ये क्या किसने दी है, जॉन डाल्टन ने, है ना। सो अब ये इसने एक बुक में लिख दी और बोला कि ये तो मैंने दिए हैं पॉइंट सारे। सो अब इसका नाम चलने लगा। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के सिलेबस में बोर्ड के लिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में ना वो सिंपल इसके पॉस्टुलेट्स पूछ लेते हैं, ठीक है, कि क्या थ्योरी है, कितने एटम्स हैं, या क्या पॉइंट्स थे। अब आपका टास्क और पता क्या रहेगा, चलो अब आप मेरे साथ गेस कर रहे हैं ये पॉइंट पढ़ते पढ़ते कि कौन से पॉइंट इसने चोरी करे हैं लॉस से, ठीक है। पहला पॉइंट इसने दिया, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम, इंडिविजिबल एटम्स, कि एटम्स को आप तोड़ मोड़ नहीं सकते, एटम्स को आप तोड़ नहीं सकते, आप वो साइज उससे छोटा हो ही नहीं सकता, इसने ये बोला था। सेकंड, इसने बोला कि जो एटम एक एलिमेंट के होंगे, सपोज वो आयरन के हैं, तो आयरन के सारे जो एटम्स हैं ना वो सेम रहेंगे। उनका क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज, उनका मास, उनकी सारी जो प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल केमिकल, वो सेम रहेंगी, इसका मास भी सेम रहेगा, ठीक है। ऐसे ही जैसे अगर आप बोलो कि अगर मैं पूछूं कि आयरन की अलमारी है, चाहे आयरन का आपने छोटा सा डब्बा बना लिया या कार बना ली, आयरन तो आयरन ही रहा ना सारे केसेस में। आप चाहे मेरी क्लास में केमिस्ट्री में बैठे हो, चाहे आप हर्ष सर की क्लास अटेंड कर रहे हो, चाहे आप अपने ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो, रहोगे तो आप वही इंसान ना, आपका वेट भी वही रहेगा, कंडीशंस डिफरेंट है,
तो सेम है। जब एलिमेंट सेम किसी के एटम्स है ना, सेम एटम्स हैं एक किसी एलिमेंट के, तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, उनका मास सेम रहेगा, उनका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, उनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। बट इसको तो उस टाइम पे पता भी नहीं था कि एटॉमिक नंबर मासेस क्या होते हैं, मासेस का पता होगा। नेक्स्ट, कंपाउंड तब बनते हैं जब एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं फिक्स रेशियो में। जैसे वाटर में था, क्या था, फिक्स रेशियो 1:8 करा था ना हमने बाय वेट। तो ये इसने चोरी करा है ना, ये किसका लॉ था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस का। ये इसने वहां से उसको मोल्ड करके अपने शब्दों में लिख दिया। तो ये एक पॉइंट था, समझ में आ गया, हमने करा है। नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, कि कुछ भी नया नहीं बन रहा यूनिवर्स में। तो ये कौन सा लॉ है, दिमाग लगाओ, ये कौन सा लॉ, ये सबसे पहला लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कि अगर मेरी बॉडी अगर डिकम्पोज हो भी रही है तो कुछ नया नहीं बना रही, तो वो मेरी बॉडी के जो एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं वही रीअरेंज हो रहे हैं। जैसे कि अगर मैंने ये सिंपल इक्वेशन ली है N2 + 3H2 गिविंग 2NH3, तो उसने बोला कुछ नया नहीं बन के आ रहा, वो सिर्फ यही रीअरेंजमेंट हो रहे हैं। इस साइड भी N है, इस साइड भी H है, इस साइड भी N एंड H है। तो ये इसने अपने शब्दों में उसको घुमा फिरा दिया, बट हमें पता था कि इसने उनके चोरी कर लिए हैं। ठीक है, तो ये सारे थी अभी तक पोस्टुलेट्स। तो इन्हें हम पोस्टुलेट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इसके मन में आए, इसकी ऑब्जर्वेशन थी, ये किसने इधर उधर से उठा लिए, इनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। तो अगर आप 11th में अभी नए नए आए हो तो आपको ये वर्ड बार बार सुनने को मिलेगा, पोस्टुलेट्स। तो अब समझ में आ गया पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, जिनका अभी तक कोई साइंटिफिक प्रूव नहीं हुआ था, बट एक कमेटी बैठी लोगों की, उन्होंने बोला कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा है, तो वो पोस्टुलेट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के सारे पॉइंट्स डिस्कस हो चुके हैं। अगर हम मैं इन चीज़ों को समराइज कर लूँ, सारी चीज़ों को अगर मैं इस चीज़ को समराइज कर लूँ कि आज के लेक्चर में हमने क्या करा है, सो कैन यू जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। हाँ, तो हमने क्या करा है अभी तक, सबसे पहले हमने स्टार्ट करा अनसर्टेनिटी से। अनसर्टेनिटी क्या होती है कि जो वैल्यूज इधर उधर रहती हैं। सो कौन सी वाली वेइंग मशीन जो थी वो सबसे एक्यूरेट थी। अब आपको आंसर पता चल गया, 3 थी ना, 60 kg, 58.9 kg और 59.8 kg वेट, 59.8 kg और 59.8 kg और 59.87 kg। तो जिसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स वो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू दे रही है, वो प्रिसाइज वैल्यू मुझे दे रही है। सो दिस वन इज बेटर, राइट। अनसर्टेनिटी के बाद हमने क्या करी, साइंटिफिक नोटेशंस की बात। साइंटिफिक नोटेशंस क्या होती हैं, क्यों ज़रूरत है चीज़ों को आसान बनाने के लिए, उनके अलजेब्रिक रूल्स देखे कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है। नेक्स्ट हमने देखे सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड उनके रूल्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड उनके रूल्स। इसके बाद हमने करे डिफरेंट लॉज, केमिकल लॉज। सो माई वर्क हेयर is done. Can you read here? My work here is done. अभी मेरा खत्म हुआ, आपका शुरू होता है। आपको सारे लॉज की स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स याद हो, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स को प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि उस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं। दे आस्क यू क्वेश्चंस के कितने हैं इसमें, तो वो ट्रिकी होते हैं, तो भूल जाते हो, कई बार गलती कर देते हो, चाहे आते भी हो। सो प्रैक्टिस इज द ओनली की। ओके, अब इसके अलावा कोई भी डाउट आता है सो आप पूछ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आपको इसकी पीपीटी चाहिए या आपको इसके कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड, या कोई डाउट आता है, feel free to ask me in our telegram channel. I'm there to help you out. But that's all for today. अब नेक्स्ट क्लास के लिए क्वेश्चन छोड़ के जाती हूँ। आपको क्या लगता है कि एटॉमिक मास जो है वो कैसे मेजर होता है किसी एलिमेंट का? हाइड्रोजन का 1 ग्राम कैसे है, या कार्बन का कितना है, तो वो सब आपको कैसे पता चलता है, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। बाय बाय।